हेलो एवरीवन, वेलकम टू डेफिनेट सक्सेस पाठशाला। मैं आपकी हिंदी एजुकेटर रूपाली वर्मा। भाई, ये जो पाठशाला है ये आपके एग्ज़ाम की अच्छे से प्रिपरेशन कराएगी, ये गारंटी हम आपको देते हैं। तो अभी तक तो आपने देख लिया कि आपका क्लास 9th हो या 10th हो, मैंने आपको सारी तैयारी बहुत अच्छे से एकदम सिस्टमैटिक ढंग से कराते हुए मैं चल रही हूँ। अगर हम बात करें 10th की, तो 10th का इस साल बोर्ड है, तो थोड़ा सा तो डर आप लोगों को लग रहा होगा। इस चीज़ के लिए मैं पूरा श्योर हूँ, चाहे आपका सब कुछ रेडी हो, लेकिन बोर्ड के नाम से थोड़ा डर लगता है। मैंने जब पहली बार बोर्ड दिया था 10th में, तो मैं भी बहुत डरी हुई थी कि पता नहीं क्या होगा क्या नहीं होगा। तो डर को रखो एक किनारे, करो पढ़ाई, क्योंकि अगर डर गए तो ये समझ लेना कि चीज़ें बिगड़ जाएंगी। डरना बिल्कुल नहीं है। अपनी पढ़ाई पर पूरा कंसंट्रेशन कीजिए, अपने ऊपर पूरा विश्वास रखिए। जैसे आप एग्ज़ाम देते हो उसी तरीके से एग्ज़ाम देना है, कोई डर की बात नहीं। ठीक है, आप जब पहला एग्ज़ाम देने जाएंगे उसी के बाद आपको पता चल जाएगा कि इतना कोई डरने की ज़रूरत नहीं होती। ठीक है, हाँ, कुछ आपको इंस्ट्रक्शंस दिए जाते हैं, उन इंस्ट्रक्शंस को आप फॉलो करिएगा। और ये सारे इंस्ट्रक्शंस मैं आपको पूरी तरीके से डिटेल में कब बताऊंगी, जब मैं आपको सैम्पल पेपर्स कराऊंगी। ठीक है, तो बिल्कुल भी मत डरना। सारी चीज़ें कैसे आपको लिखना है, क्या करना है, सारी चीज़ें मैं आपको पूरा अच्छे से बताऊँ। ठीक है, तो अगर हम बात कर रहे हैं 10th क्लास की, तो क्लास 10th कोर्स ए का मैंने जितना डिटेल एक्सप्लेनेशन था, एग्ज़ाम ओरिएंटेड क्वेश्चन थे, मैं सब कुछ करा चुकी हूँ। उसके बाद मैंने क्लास 10th कोर्स बी का भी सब कुछ कराते हुए आज मैं इनका लास्ट चैप्टर का जो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन कराने वाली हूँ, यानी कि हमारे एग्ज़ाम ओरिएंटेड क्वेश्चंस ख़त्म हो जाएंगे। अब बहुत सारे बच्चों के मन में ये है कि मैम अब क्या, अब हम शुरू करेंगे अपनी एग्ज़ाम की प्रैक्टिस। ठीक है, इन प्रैक्टिस के ज़रिए सबसे पहले हम लेखन और फिर व्याकरण ये करेंगे, क्योंकि जब तक हम इसकी प्रैक्टिस नहीं करेंगे हमारी चीज़ें बिगड़ेंगी। लिटरेचर की प्रैक्टिस तो हमने आपको अच्छे से करा दी ना। हमने आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस भी करा दिए, आपको मैंने जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी करा दिए, यानी कि दोनों क्वेश्चंस की अच्छे से प्रैक्टिस करा दी। लेकिन व्याकरण और लेखन की प्रैक्टिस अभी तक नहीं हुई है, तो अब मैं कुछ सेशंस आपके इन्हीं के प्रैक्टिस के लूँगी। ठीक है, जो अब इस वीडियो के बाद हमारे शुरू होंगे। तो बिल्कुल बेफिक्र रहिए, हर एक चीज़ की प्रैक्टिस करा रही हूँ ताकि आपको किसी भी तरह का कोई भी परेशानी ना रह जाए। ठीक है, तो चलिए फटाफट आज का वीडियो हम शुरू करते हैं ताकि इसे ख़त्म करें और इसके बाद हम अपने लेखन और व्याकरण की प्रैक्टिस को भी शुरू करें। ठीक है, तो आज का हमारा वीडियो है क्लास 10th की हिंदी कोर्स बी का, ये हमारा लास्ट चैप्टर है। ठीक है, हम अपनी कर रहे हैं संचयन बुक, और संचयन बुक का हमारा 3rd और लास्ट चैप्टर है टोपी शुक्ला। राही मासूम रज़ा द्वारा लिखी गई ये कहानी एक बाल मन पर पड़ने वाली परिस्थितियों का, घर में की परिस्थितियों का, बाहरी परिस्थितियों का कैसा कैसा प्रभाव पड़ता है, उसकी दोस्ती का क्या प्रभाव है, सारी चीज़ों का प्रभाव किस तरीके से उसके बाल मन पर पड़ रहा है और उसका इफ़ेक्ट भी उसकी पढ़ाई पर आ रहा है, उसकी तबीयत पर आ रहा है, ये सारी चीज़ें हमने इस पाठ में देखी। साथ ही साथ मज़हब और उम्र कभी भी प्रेम में प्रेम को नहीं बांध पाते। यहाँ पर इफ़न जो उसका दोस्त है, जो कि एक अलग धर्म से है, उनके बीच टोपी शुक्ला एक ब्राह्मण समाज का है, दोनों के बीच अच्छी दोस्ती है। लेकिन दूसरी ही तरफ हमने यहाँ पर जहाँ दो धर्मों के अलग अलग धर्मों के बीच इतनी अच्छी दोस्ती देखी, वहीं पर मैंने देखा कि कैसे टोपी शुक्ला को जब अपने घर पर वो प्रेम और लगाव नहीं मिल पाता, वो इफ़न की दादी से वो प्रेम और लगाव पाता है। उनके साथ जो उसका संबंध बनता है, वो देखा गया उम्र का इतना गैप होने के बावजूद भी वो दोस्ती उनके बीच कायम हुई। तो काफ़ी कुछ इस पार्ट में हमने सीखा समझा, पढ़ा है, मैंने पूरा पार्ट पढ़ाया है। इस चैप्टर से रिलेटेड कोई भी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आपके पास आने वाले नहीं हैं, इसलिए मैंने मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस इसके नहीं कराए, इस बुक से ही आपके पास नहीं आएंगे। इस बुक से आने वाले जितने भी क्वेश्चंस हैं वो सभी आपके पास लॉन्ग क्वेश्चंस के वे में आएंगे, यानी कि 50 to 60 वर्ड्स में इसके आंसर लिखने के लिए आएंगे। 3 मार्क्स का क्वेश्चन रहेगा ये, तो ये आएंगे आपके दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों के वे में। ठीक है, तो यहाँ पर मैं आपके पास जो क्वेश्चंस लेकर आई हूँ सभी डिटेल क्वेश्चंस हैं। ठीक है, दीर्घ उत्तरीय क्वेश्चंस हैं। चलिए करना शुरू करें, तो ध्यान से देखिए। क्लास 10th हिंदी कोर्स बी है, संचयन भाग 2 है आपका,
और टोपी शुक्ला ये 3rd चैप्टर है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस इसके करा रही हूँ। जैसा कि मैं बता चुकी हूँ कि सभी इसके लॉन्ग क्वेश्चंस ही आएंगे। पहला क्वेश्चन है, टोपी ने मुन्नी बाबू के बारे में कौन सा रहस्य छिपा कर रखा था और क्यों, विस्तार से समझाइए। तो सॉरी, यहाँ पे टीपी लिखा हुआ है जो कि है टोपी, ठीक है। तो टोपी ने कौन सा भेद छुपा कर रखा था? मुन्नी बाबू जो उनका बड़ा भाई है वो नॉनवेज खाता था, कबाब खाता था। ये बात टोपी को पता थी, ठीक है। एक बार देख लिया था टोपी ने, लेकिन ये बात उसने किसी को भी नहीं बताई थी, ठीक है। बताई थी, किसी को नहीं बताई थी। देखिए क्या है, मुन्नी बाबू टोपी का बड़ा भाई था। वह कबाब खाता था तथा सिगरेट भी पीता था। एक दिन जब टोपी की माँ उसकी पिटाई कर रही थी तो मुन्नी बाबू ने टोपी को झूठी शिकायत की कि वह कबाब खाता है। तो ये तो गलत है कि भाई वो खुद कबाब खाता था और यहाँ पर उसने किसकी शिकायत कर दी? उसने ये सारा इल्ज़ाम टोपी पर लगा दिया। क्यों लगा दिया? क्योंकि भाई ये क्यों पिटाई कर रही थी माँ, मैं ये भी बता देती हूँ। क्योंकि एक दिन घर में खाना बना, खाने की टेबल पे उसको शायद बैगन का भरता बहुत अच्छा लगा था, तो उसने उसने अपनी मम्मी को माँ की जगह अम्मा बोल दिया, अम्मी जान बोल दिया। तो इस बात को लेकर बहुत बवाल मच गया और इसी बात पे टोपी की पिटाई होने लगी। और जब ये देखा कि भाई एक इसका दोस्त इफ़न है जो मुसलमान है, उसके साथ आना जाना है, तो मुन्नी बाबू को कहीं ना कहीं डर था कि टोपी इस बात को कहीं घर वालों के सामने ना रख दे कि मैं नॉनवेज खाता हूँ, कबाब खाता। तो मुन्नी बाबू ने ये सारा इल्ज़ाम टोपी पर ही लगा दिया, ठीक है, झूठा इल्ज़ाम लगा दिया, जबकि टोपी ने कभी भी कबाब नहीं खाए थे। वास्तविकता यह थी कि टोपी ने मुन्नी बाबू को कबाब खाते देख लिया था और मुन्नी बाबू ने उसे 51 रिश्वत में दी थी। ये देखो भाई, ये रख लो मगर तुम किसी को बताना नहीं। टोपी ने यह रहस्य छुपा कर रखा था। इफ़न के सिवा उसने घर में किसी को भी नहीं बताया था। इफ़न उसका दोस्त था तो उसने इफ़न को बता दिया था, क्योंकि वह चुगलखोर नहीं था। टोपी चाहता तो घर में माँ को और घर के अन्य सदस्यों को मुन्नी बाबू के कबाब खाने वाली बात बता सकता था, पर उसने ऐसा नहीं किया क्योंकि ये टोपी के स्वभाव में नहीं था कि वो दूसरे की चुगली करे, इसलिए उसने ये बात कभी किसी को बताई नहीं थी। नेक्स्ट आ जाते हैं, टोपी सरल स्वभाव का था, फिर भी उसकी दोस्ती नए कलेक्टर के लड़कों से नहीं हो सकी। क्यों? अब इफ़न के पिताजी का ट्रांसफ़र हो गया, चूंकि वो एक कलेक्टर थे। इधर जब उसकी जगह पर नए कलेक्टर आए तो उनके 3 लड़के थे। तो वो जैसे कि हमेशा जाता था इफ़न की उस घर पर, कलेक्टर घर पे, तो वहाँ के माली वगैरह सब जानते थे, तो इफ़न को जाने के लिए, टोपी को जाने के लिए बोल दिया कि भाई वो भी चला जाए। लेकिन जब वो अंदर पहुँचा तो वो जो नए कलेक्टर के 3 लड़के थे उनसे इसकी दोस्ती इसलिए नहीं हो पाई क्योंकि उनके ऊपर अपने पिता के पद का घमंड था कि मेरे पिताजी कलेक्टर हैं। इस घमंड के चलते उन्होंने टोपी के साथ बहुत ही बदतमीजी करी, अपने कुत्ते को उसके पीछे छोड़ दिया, जिस कुत्ते ने उनको काट लिया टोपी को, और टोपी को पेट में जो है वो इंजेक्शंस भी लेने पड़े थे। इसलिए उस नए कलेक्टर के लड़कों के साथ उसकी दोस्ती नहीं हो पाई क्योंकि उन्हें बहुत ही ज़्यादा घमंड था, ठीक है, अपने पिता के कलेक्टर होने का। टोपी सरल स्वभाव का और संकोची प्रवृत्ति का था। वह तुरंत किसी से दोस्ती नहीं कर पाता था। इफ़न के जाने के बाद वह बहुत दिन अकेलापन महसूस कर रहा था, क्योंकि वो चला गया तो ये अकेला पड़ गया था और इसका कोई दोस्त भी नहीं था। घर परिवार से सब कुछ था, परंतु प्यार की कमी सदैव बनी रहती थी। फेल हो जाने के कारण कक्षा में भी कोई विद्यार्थी उससे सहानुभूति नहीं रखता था। अब चूंकि क्या ना, वो बीमार पड़ गया था, इसलिए भाई पहले साल बीमार पड़ा, फिर उसको पढ़ने भी नहीं दिया जाता था, जिस कारण से वो 2 बार फेल हुआ था 9th क्लास में। तो इस वजह से क्लास में जो उसके अपने साथी थे वो भी दूसरी क्लास में चले गए थे। नए बच्चे इसको बिल्कुल भी मतलब इसके साथ दोस्ती नहीं हुई थी इसकी। दूसरी ओर नए कलेक्टर के बच्चे अपने पिता के उच्च पद की अकड़ में रहते थे कि भाई मेरे पिताजी कलेक्टर हैं, मैं किसी छोटे से क्यों, क्या कहते हैं, दोस्ती कर लूँ। कोई टोपी को मुंह नहीं लगाता था, फिर भी हिम्मत करके उसने एक दिन कलेक्टर साहब के बंगले में प्रवेश किया, क्योंकि सब वहाँ पर माली जानते थे इसलिए उसको जाने दिया। माली और चपरासी टोपी को अच्छी तरह पहचानते थे, इसलिए अंदर जाने से भी नहीं रोका। ठीक है भाई, तो आता जाता है, चले जाओ।
जब टोपी अंदर पहुंचा तो तीनों लड़के क्रिकेट खेल रहे थे। उन्होंने जैसे ही टोपी को देखा तो अंग्रेजी भाषा में प्रश्नों की झड़ी लगा दी। अब चूंकि घमंड था तो इस घमंड के चलते भाई मेरे पापा कलेक्टर हैं, इंग्लिश आती है, तो उन्होंने टोपी के सामने इंग्लिश में बोलना शुरू कर दिया। दूसरी ओर नए कलेक्टर के बच्चे अपने पिता की उच्च पद रखते हुए यहाँ पर सॉरी ये रिपीट हो गया है, अंग्रेजी भाषा के प्रश्नों की झड़ी लगा दी। इन सवालों जवाबों में उनकी कहासुनी हो गई। बात इतनी बढ़ गई कि उन लड़कों ने टोपी के पीछे कुत्ता छोड़ दिया। कुत्ते के काटने के कारण टोपी को 7 सुइयां पेट में लगवानी पड़ी। अब उस समय क्या था ना, 7 सुइयां लगती थी, आजकल तो 1 लग जाता है, रेबीज का हो जाता है, लेकिन पहले लगवानी पड़ती थी। इस घटना के बाद कभी उसने पलटकर भी बंगले की ओर नहीं देखा। वास्तव में सच्ची दोस्ती तभी संभव है जब दोनों ओर से हाथ बढ़ाया जाए। भाई टोपी तो हाथ बढ़ाने गया था, मगर वो 3 लड़कों के अंदर इतना घमंड था कि उन्होंने दोस्ती का हाथ बढ़ाया नहीं, तो दोस्ती होती कैसे, इसलिए नहीं हो पाई। अतः सरल स्वभाव होने पर भी टोपी नए कलेक्टर के अकड़ू बच्चों से दोस्ती नहीं कर पाया। भाई ये तो सरल स्वभाव का था, मगर सामने वाले तो नहीं थे ना, इसलिए ये दोस्ती हो नहीं पाई थी। प्रश्न संख्या 3 है, टोपी की पढ़ाई में उसके घर के सदस्य भी कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में बाधक थे। आज आप टोपी को क्या सुझाव देना चाहोगे जिससे वह घरेलू परेशानियों से मुक्ति पाकर अपनी पढ़ाई पर ध्यान केंद्रित कर सके? देखिए, सबसे पहले समस्या जानना जरूरी है कि घर वाले कैसे बाधक थे। टोपी पढ़ना चाहता था, जब पढ़ने बैठता तो घर में माँ कभी कोई सामान लेने भेज देती, दादी कभी कोई सामान लेने भेज देती, तो बेचारा उठ के चला जाता। पढ़ने बैठता, छोटा भाई कॉपी फाड़ देता या रंग देता, कॉपी किताब चला देता। तो इस तरीके से जब बच्चा पढ़ने बैठ रहा है तो उसे एकाग्र होकर पढ़ने देना चाहिए। लेकिन घर वाले जो है इस चीज़ की अहमियत को समझते नहीं थे, तो ये उसकी समस्या थी। अब समस्या मैंने बता दी, अब इसमें आप उसको क्या सुझाव देंगे ताकि वो एकाग्र होकर पढ़ सके, इन बाधाओं से मुक्ति पाकर वो पढ़ सके। अब ये कैसे लिखेंगे? अब ये देखिए, इस जगह आप सभी के सुझाव अलग अलग रहेंगे, एक चीज़ ध्यान रखिएगा। तो आप सभी अपने अपने सुझाव लिखिए, मैं ये नहीं कह रही कि आप सुझाव मत लिखिए, लेकिन कैसे लिखना है ये देख लीजिए। ऐसा माना जाता है कि प्रसन्न मन और स्वस्थ दिमाग सफलता प्राप्ति में सहायक होते हैं, परंतु टोपी के पास ये दोनों ही साधन नहीं थे। इसलिए घर में सभी का व्यवहार उसे अकेलेपन का एहसास कराता था। कहने का मतलब, प्रसन्न वो इसलिए नहीं हो पा रहा था क्योंकि उसका दिमाग कहीं ना कहीं डिस्टर्ब था, इरफान के जाने की वजह से, घर के माहौल की वजह से। घर में उसे कोई समझता नहीं था, कोई इतना प्यार नहीं देता, अपनापन नहीं देता, तो कहीं ना कहीं वो एकाग्र नहीं हो पाता था पढ़ाई में। जब टोपी पहली बार फेल हुआ तब मुन्नी बाबू इंटरमीडिएट में प्रथम आए थे, फर्स्ट आए थे। सब उसकी प्रशंसा करते और टोपी पर व्यंग कसते थे। अब बताइए भाई, एक बच्चा पास हो गया, आप उसकी प्रशंसा कर रहे हो, बहुत सही है, लेकिन दूसरा अगर फेल हुआ है तो फेल होने के रीज़न को समझिए। उसका मजाक उड़ाना गलत है, उस पर तंज करना गलत है, ठीक है। फेल होने के कारण कोई भी नहीं समझता, जबकि प्रमुख कारण घर वाले ही थे। अब वो फेल क्यों हुआ, इसका कारण भी घर वाले थे। जब भी टोपी पढ़ने बैठता तभी मुन्नी बाबू कोई ना कोई काम बता देते या माँ कोई ऐसा सामान मंगाने के लिए कह देती जिसे नौकरानी से नहीं मंगाया जा सकता था। मतलब वो काम करने के लिए बोला जाता है इससे पढ़ने बैठते ही, जो नौकर नहीं कर सकते थे, कि जाओ ये ले आओ या वो कराओ, इस तरीके से। टोपी जब सामान लेकर लौटता तो देखता भैरव ने कॉपी के पन्नों में हवाई जहाज बना दिया। भैरव यानी कि उसका छोटा भाई, उसने कॉपी किताबें फाड़ दी या ख़राब कर दी। अब इस कंडीशन में तो कैसे कोई पढ़ सकता है? ये सभी गतिविधियां टोपी की पढ़ाई में बाधा उत्पन्न करने का मूलभूत कारण कही जानी चाहिए। तो बच्चा किस वजह से फेल हुआ, घर वाले इस चीज़ को नहीं देख रहे थे, उस पर व्यंग कस रहे थे, तंज कस रहे थे। पढ़ाई के लिए घर का माहौल सदैव शांति प्रिय होना चाहिए, ये बहुत ज़रूरी है, कि इसीलिए कहा जाता है कि बच्चों का अपना एक रूम होना चाहिए जहां वो इत्मीनान से पढ़ सके, जो टोपी को कभी नहीं मिल सका। टोपी के घर का वातावरण जिस प्रकार का था, उस वातावरण में पढ़ाई लिखाई कर पाना अत्यंत जटिल कार्य था, बहुत मुश्किल था। टोपी के माता पिता भी इस बात से अनजान रहे, वो भी इस बात को समझ नहीं रहे थे कि टोपी अगर फेल हो रहा है तो उसके पीछे का रीज़न क्या है, वो इस चीज़ को समझ ही नहीं पा रहे थे।
किसी न किसी रूप में टोपी का एक ही कक्षा में 2 बार फेल हो जाना घरेलू कारणों का ही परिणाम था। मैं टोपी को यही सुझाव देना चाहता हूं कि वह स्कूल छूटने के बाद शाम के समय आस पड़ोस के किसी पुस्तकालय में जाकर घंटे 2 घंटे के लिए स्वाध्याय करे, यानी कि जहां उसे एकांत मिले वहां जाकर वो आराम से पढ़े। इससे वह घरेलू परेशानियों से दूर हो जाएगा और घर में इधर उधर के बेकार के कामों में समय देने की बजाय पढ़ाई पर अधिक ध्यान दे पाएगा। तो भाई घर से तो अलग नहीं हुआ जा सकता, लेकिन हाँ, जब पढ़ना है तो उस समय कभी भी कोई ऐसी घर से दूर जगह देखिए ताकि जहां वो एकाग्र होकर पढ़ सके, ताकि लोग उसे और डिस्टर्ब न कर पाएं। अगर आप लोगों के यहाँ भी कुछ ऐसा है तो हमेशा ऐसी जगह खोजने की कोशिश करिए जहां आप इत्मीनान से पढ़ सकते हैं। प्रश्न संख्या 4 है, टोपी शुक्ला अपनी दादी को नापसंद क्यों करता था, पाठ के आधार पर बताइए। टोपी की दादी जो है ना, वो बहुत ही अनुशासन को लेकर थी, डिसिप्लिन होना चाहिए, कड़क थी, डांटना, मारना, दूसरा ये सारी चीज़ों को लेकर वो बहुत, इसलिए वो कभी भी अपनी दादी को पसंद नहीं करता था। क्योंकि एक दादी का काम क्या होता है, बच्चों को प्यार करना, कहानी सुनाना, उनकी बातों को समझना, ये सारी चीज़ें, जबकि टोपी की दादी में ये सारी चीज़ें बिल्कुल भी नहीं थी। तो ऊपर से स्वभाव में बहुत कड़क, डांटना अलग से, तो इस वजह से वो बिल्कुल पसंद नहीं करता था। टोपी शुक्ला अपनी दादी को इसलिए नापसंद करता था क्योंकि टोपी की दादी उसे प्यार नहीं करती थी। वे घर में उसके बारे में ऐसी बातें कर देती जिससे कई बार उसकी पिटाई हो चुकी थी। मतलब ऐसी ऐसी बातें कर देती कि उसकी पिटाई हो जाया करती थी, लोग उसे डांट दिया करते थे। ये बिल्कुल भी सही नहीं। टोपी की दादी खुद को अच्छा साबित करने के लिए टोपी की भाषा को गवारों की बोली बोलती थी कि भाई देखो, मैं खुद को अगर मुझे अच्छा साबित करना है तो ज़रूरी नहीं है सामने वाले को मैं गिराऊं, है ना। तो ये काम वो किया करती थी। जो टोपी का मजाक उड़ता था तो ये टोपी को बिल्कुल पसंद नहीं आता था। उन्हें टोपी का इफ़न से मिलना जुलना तनिक भी पसंद ना था, जबकि इफ़न टोपी का अत्यंत घनिष्ठ मित्र था। वे टोपी की उपेक्षा करने का कोई भी मौका हाथ से ना जाने देती थी। मतलब जहाँ पे भी उसका मजाक बनाया जा सके, उसे गलत साबित किया जा सके, कोई ऐसा मौका वो नहीं छोड़ती थी। दादी की बातों के कारण वह कई बार अपनी माँ से पिट चुका था। कई बार ऐसा हुआ था कि दादी भड़का देती थी, माँ पिटाई कर देती थी। तो ये भी एक चिढ़ अंदर अंदर बैठ जाती है बच्चों के। वे टोपी का दुख दर्द समझने का तनिक भी प्रयास न करती। उनके ऐसे व्यवहार के कारण टोपी के मन में उनके प्रति नफरत आ गई थी। वो नफरत करने लगा था अपनी दादी से बात बात पे। तो ये चीज़ किसी भी, मतलब कोई भी, हम सिर्फ दादी की बात नहीं कर रहे हैं, कोई भी अगर इस तरीके से किसी के साथ दूसरे के साथ व्यवहार करेगा तो जाहिर सी बात है वो नफरत बैठ ही जाती है। तो ये कुछ ऐसे रीज़न थे जिसकी वजह से वो अपनी दादी को बिल्कुल भी पसंद नहीं किया करता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टोपी द्वारा अम्मी शब्द के प्रयोग से घर वालों की प्रतिक्रिया उसकी किस मानसिकता का घोतक है। सबसे पहले से मतलब समझिएगा, टोपी की अम्मी, जब मैंने बताया ना खाने के टेबल पे अम्मी शब्द बोल दिया था, शब्द के प्रयोग से घर वालों की प्रतिक्रिया उनकी किस मानसिकता का द्योतक है। मानसिकता क्या, दूसरा धर्म है, मुसलमान है, वो जो सांप्रदायिकता होती है ना, वो उस चीज़ के बारे में पता चलता है। क्या आप घर वालों की इस प्रतिक्रिया को उचित मानते हैं अथवा अनुचित? तर्क सहित उत्तर दीजिए। अगर किसी बच्चे के मुंह से ऐसा शब्द निकल रहा है तो इसका मतलब है वो उनके ज़्यादा करीब हो रहा है और आपसे दूर हो रहा है। तो आपको ये चीज़ें समझना चाहिए, ठीक है ना। पहली चीज़, बच्चे में हमेशा देखिए कि बच्चे की ज़बान पर, उसके दिल पर उसी का प्रभाव होगा जो उसे ज़्यादा लुभाएगा, आकर्षित करेगा। तो यही चीज़ अम्मी शब्द उसके मुंह से निकला, क्यों? क्योंकि वो इफ़न के घर में कहीं ना कहीं बहुत घुला मिला था, उसे वहाँ पर वो अपनापन मिलता था जो वो अपने घर में खोजना चाहता था। यही हुआ, खाने की टेबल पर जो उसे वो चीज़ इतनी अच्छी लगी कि वो अपनापन उसकी ज़बान के ज़रिए बाहर आ गया, है ना। और इसी बात को लेकर वहाँ पर इतना बवाल हो गया, है ना। इतनी जो हड़कंप मची वो इसी कारण से मची वहाँ पर। टोपी शुक्ला का मित्र इफ़न था।
इन दोनों के मध्य काफी घनिष्ठ संबंध स्थापित हो चुके थे, मतलब दोनों के अंदर बहुत ही घनिष्ठ मित्रता थी। अक्सर टोपी इरफान के घर आया जाया करता था। अब चूंकि अच्छा बहुत क्लोज मित्र है तो टोपी इरफान के घर आता जाता था। टोपी को इरफान की दादी से बहुत ज़्यादा लगाव हो गया था, क्योंकि वो जो प्यार और लगाव चाहता था वो उसे अपने पूरे घर में कहीं नहीं मिल रहा था टोपी को, जो उसे इरफान की दादी से मिला। तो इसीलिए वो इरफान की दादी के ज़्यादा करीब हो गया। इतने घनिष्ठ संबंध होने के कारण दोनों मित्र एक दूसरे से इतने प्रभावित हो चुके थे कि भिन्न भिन्न मजहब के होने के बावजूद भी उनमें आत्मीय संबंध सर्वोपरि था। अब इन दोनों के बीच जो मित्रता थी वो बहुत ही नजदीकी हो चुकी थी। तुम अलग धर्म के हो, तुम अलग धर्म के हो, ये भिन्नता उन दोनों के बीच मिट चुकी थी। क्यों? क्योंकि यहाँ पर प्यार सबसे सर्वोपरि हो गया था, है ना। तो जहाँ पर प्यार हो वहाँ पर धर्म, जाति, वर्ण ये कोई मायने नहीं रखता। वहाँ पर ये दोनों चीज़ें मायने नहीं थी। एक दिन टोपी अपने घर में सभी घर वालों के साथ बैठकर खाना खा रहा था। अचानक टोपी के मुंह से अम्मी शब्द सुनाई दिया। वो अपनी माँ के लिए माँ की जगह अम्मी बोल दिया। ठीक है। अम्मी शब्द सुनकर टोपी की दादी और उसकी माँ के चेहरे की हवाइयाँ उड़ चुकी थी। अम्मी, अम्मी तो मुसलमानों के यहाँ बोला जाता है, ये शब्द एक ब्राह्मण के घर में, तो समझ लो उनकी तो हवाइयाँ उड़ गई। दोनों ने ही टोपी को खूब खरी खोटी सुनाई और उसकी माँ ने तो उसके जमकर पिटाई भी कर दी। खड़ी खोटी तो सुनाई और माँ ने उसकी अच्छे से पिटाई भी कर दी। यह अम्मी शब्द फारसी भाषा का है जो प्रायः मुस्लिम घर परिवारों में प्रयोग किया जाता है। माँ के लिए मुस्लिम परिवारों में अम्मी शब्द इस्तेमाल किया जाता है। टोपी के घर वाले ऊपरी तौर पर आधुनिक तो थे, परंतु कट्टर हिंदू होने के कारण वह संकुचित मानसिकता का प्रतिनिधित्व करने वाले व्यक्ति थे। क्या थे भाई? बन तो बहुत मॉडर्न रहे, लेकिन कहीं ना कहीं हम हिंदू हैं इस बात को लेकर एक संकुचित जो मानसिकता होती है कि एक सीमित दायरे में जो मानसिकता रहती है वो थी। वे अम्मी शब्द का प्रयोग अपने धर्म, संस्कृति एवं परंपराओं के विरुद्ध मानते थे। घर वालों की ये प्रतिक्रिया उनकी संकीर्ण सोच यानी मानसिकता का द्योतक है, यानी कि वो बहुत ही नैरो माइंडेड है। ये चीज़ आप बताएंगे। मैं घर वालों की इस प्रतिक्रिया को अनुचित मानता हूँ, क्योंकि किसी भाषा को किसी धर्म के साथ जोड़कर रखना सदैव गलत धारणा प्रतिपादित करता है। ये तो गलत बात है कि किसी शब्द को आप पर्टिकुलर किसी एक भाषा के किसी धर्म के साथ जोड़ दो तो गलत है। अतः हमें धर्म, जाति, वर्ण आदि से ऊपर उठकर मानवीय रिश्तों को अहमियत देने की आवश्यकता है, कि हमें हमेशा इन सारी चीज़ों से ऊपर उठकर ही सोचना चाहिए। आप अगर कभी भी इन धर्मों में बंद कर रहोगे तो बहुत आगे तक की सोच पाना आपके लिए मुश्किल हो जाएगा। प्रश्न संख्या 6 है, कक्षा में अध्यापक कैसी टिप्पणी करके टोपी का अपमान करते थे, क्या यह न्याय संगत है? अब क्या हुआ, टोपी पहली बार तो घर के माहौल, इरफान के चले जाने के बाद इतना डिस्टर्ब था कि वो पहले साल फेल हुआ। दूसरे साल वो बीमार पड़ गया, इस वजह से फेल हो गया। तो 9th क्लास में वो 2 बार फेल हुआ, जिसके चलते टीचर्स कहीं ना कहीं उसे मंदबुद्धि समझने लगे, तो उसे बहुत ही बुरी तरीके से टिप्पणियाँ देते थे, जिसका कहीं ना कहीं वो बहुत ही टूटता चला जा रहा था अंदर ही अंदर। अगर कोई बच्चा, हम ये कह रहे हैं, अगर क्लास में कोई भी बच्चा इस तरीके का है जो वीक है या 1-2 बार फेल हो रहा है, तो ये टीचर्स के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है कि वो बच्चे पर ध्यान दे कि उसको क्या चीज़ ऐसी है जो इतना बॉदर कर रही है कि वो बार बार एक ही क्लास में रह रहा है। जबकि इस तरीके से उसे टीज करना बहुत ही गलत है, क्योंकि वो बच्चे को कहीं ना कहीं अंदर तक तोड़ता जा रहा है। उसका मोराल तो डाउन हो रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं वो अंदर तक भी खुद भी टूटता हुआ चला जाता है। टोपी कक्षा में लगातार 2 वर्ष फेल हो गया। फेल होने में उसका कोई दोष नहीं था। मैंने जैसे बताया कि पहली बार तो वो अपने घर के माहौल, इरफान के चले जाने की वजह से इतना डिस्टर्ब था कि वो फेल हुआ। दूसरी बार वो शारीरिक बीमारी के कारण हुआ। अपने से छोटे बच्चों के साथ कक्षा में बैठना बहुत कठिन काम था। उस पर अध्यापक द्वारा यह कहकर व्यंग्य कसना कि क्या बलभद्र की तरह इसी दर्जे में टिके रहना चाहते हो, है ना। तो बलभद्र क्या, एक ही कक्षा मतलब है कि वो एक ही जगह टिके रहते थे।
3 बरस से यही किताब पढ़ रहे हो, तुम्हें तो सारे जवाब याद हो गए होंगे। इन लड़कों की अगले साल हाई स्कूल की परीक्षा है, तुमसे उसके बाद पूछ लूंगा आदि टिप्पणियां टोपी के लिए बहुत पीड़ादायक सिद्ध होती थी। यानी कि उन टीचर्स की ये टिप्पणियां कहीं ना कहीं टोपी को सबके सामने बेइज्जत तो करती ही करती थी, हंसी का पात्र बनाती थी, लेकिन वो बच्चा छोटा सा अंदर तक टूट जाता था। तो ये बहुत गलत था, बहुत ही ज़्यादा गलत, और उसके मनोबल को तोड़ने का कार्य करती थी। शिक्षकों द्वारा बालकों के साथ इस प्रकार का व्यवहार नहीं किया जाना चाहिए, क्योंकि इस प्रकार के व्यवहार से वे कुंठाग्रस्त और अवसाद के शिकार हो जाते हैं। अगर वो अपनी सारी परेशानियों से लड़कर आगे बढ़कर पढ़ना भी चाहें तो कहीं ना कहीं ये सारी चीज़ें उन्हें आगे बढ़ने से रोक देती हैं। तो हमेशा ये कोशिश करनी चाहिए कि इस तरह की टिप्पणियां, आप टीचर हो चाहे ना हो, कभी किसी को नहीं करनी चाहिए। शिक्षक भविष्य निर्माता होता है। यदि कोई निराश हो तो शिक्षक को उसके जीवन में आशा की ज्योति जगानी चाहिए। कोई भी है, हमने कहा ना, टीचर होने का मतलब बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं। अगर ऐसा कोई बच्चा है तो हमेशा उसका मोराल अप करिए, उसकी परेशानियों को समझिए, क्या उसको परेशानी, उसकी परेशानियों को दूर करने की कोशिश कीजिए। यदि कोई हार रहा हो, उसे जीतने के लिए प्रेरित करना उनका परम कर्तव्य होता है। कि भाई वो अगर वो एक ही कक्षा में 2-3 बार फेल हो रहा, तो मतलब कहीं ना कहीं कोई ऐसी चीज़ तो है जो उसको परेशान कर रही है, उसको समझिए। साथ ही मानवीय मूल्यों की दृष्टि से भी यही उचित है। शिक्षक द्वारा टोपी के मनोबल को तोड़ना एक अनुचित घटना है, गलत काम है। शिक्षक व परिवार को टोपी के साथ अपनेपन का व्यवहार करना चाहिए, ना कि कटाक्ष करके उसके बाल मन को दुखी करना चाहिए। ठीक है, तो उसको अपनापन दीजिए, प्यार दीजिए, उसकी समस्या का निवारण कीजिए, और तब कहीं वो आगे बढ़ पाता। लेकिन ये काम टीचर्स ने नहीं किया, नहीं समझा, जो अपने आप में गलत है। प्रश्न संख्या 7 है, टोपी शुक्ला पाठ के माध्यम से लेखक ने मानवीय संबंधों की कैसी सच्चाई उजागर करी है। टोपी जिसे प्यार, अपनापन अपने घर में नहीं मिल रहा, लेकिन अपने घर के बाहर उसे वो सारा अपनापन मिला, इफ़न के रूप में, इफ़न की दादी के रूप में। तो यहाँ पर उन्होंने बताया कि चाहे दूसरा धर्म हो, दूसरी भाषा हो, या उम्र का गैप हो, कहीं पर भी प्यार हमें जो है वो मिल जाता है ना। जहाँ प्यार मिलता है वहाँ संबंध बन जाते हैं। तो ये चीज़ उन्होंने बताया है कि मानवीय संबंधों की ऐसी सच्चाई उजागर करी है जहाँ जिसके बेस में प्यार है। प्यार हर संबंध में जरूरी होता है। टोपी शुक्ला पाठ के माध्यम से लेखक ने मानवीय संबंधों के संदर्भ में यह स्पष्ट करने की कोशिश की है कि मानवीय संबंध भाषा, जाति, धर्म एवं उम्र के परे होता है। मतलब जिन संबंधों में हमें प्रेम मिलता है वहाँ ना भाषा मायने रखती है, ना उम्र मायने रखता है, ना जाति मायने रखती है, कुछ भी मायने नहीं रखता है। उन्हें केवल हृदय की सच्ची भावनाओं और प्यार के बंधनों से ही बांधा जा सकता है। मुस्लिम परिवार के इफ़न और एवं उसकी दादी तथा हिंदू परिवार के टोपी के बीच जो रिश्ता है वह धर्म की दीवारों को तोड़कर मानवीयता के धरातल पर निर्मित था। वहां पर धर्म कहीं था ही नहीं, वहां पर मानवीयता यानी कि प्रेम सर्वोपरि था, विश्वास सर्वोपरि था, जहां किसी भी प्रकार के बंधन को आड़े आने की इजाजत नहीं है। घर पर खूब मार खाने के बावजूद टोपी इफ़न के घर जाना नहीं छोड़ता था, और तथा इफ़न के साथ मित्रता एवं इफ़न की दादी के प्रति सम्मान एवं स्नेह की उसकी भावना में कोई परिवर्तन नहीं होता। ऐसा नहीं है कि भाई परिवर्तन हो जाए, नहीं होता था। वह इफ़न की दादी से मिले बिना नहीं रह सकता था, कुछ भी कर लो दादी से मिलने जरूर जाता था, क्योंकि उसे महसूस होता था कि इफ़न की दादी से अधिक प्यार उसे कोई अन्य नहीं करता। तो अगर ये प्यार, ये सारी चीज़ें उसे घर में मिलती तो शायद घर के बाहर नहीं घूमता, लेकिन घर के बाहर जब उसे ये मिली तो ना उसने धर्म देखा, ना भाषा देखी, ना उम्र देखा, उस प्यार को उसने अपना लिया। क्योंकि मानवीय रिश्तों का मूल ही यही होता है, जहाँ भाई मानव पहले आया ना, ये धर्म, जाति, भाषा, ये सारी चीज़ें तो बाद में आई,
बाद में आई ना। तो यहाँ पर सर्वोपरि क्या है, मानवीय मूल्य। आप इंसान हैं, आप मानव हैं, ये ज्यादा जरूरी है और इसी हिसाब से आप दूसरों में प्रेम बांटते हैं। इरफान की दादी भी टोपी के बिना अकेलापन महसूस करती थी। अब उम्र के जिस पड़ाव पर इरफान की दादी थी वहां पर उसे उनको अपनापन, कहते ना बुजुर्ग व्यक्ति को भी चाहिए कि उनके साथ बैठकर कोई बात करे, दिन की बातों को शेयर करे, वो भी जिससे बात कर सकें। तो ये सारी बातें उन्हें कहीं ना कहीं टोपी के साथ मिलती थी। तो टोपी की दादी को भी इरफान की दादी को भी टोपी के आने का बड़ा इंतजार रहता था और हमेशा उसके आने की प्रतीक्षा करती रहती थी। दोनों के बीच माँ बेटे के संबंध से भी बढ़कर एक ऐसा मानवीय संबंध कायम हो गया था जिसके अभाव में दोनों अतृप्त महसूस करते थे। यानी कि अगर एक दूसरे से ना मिले तो कहीं ना कहीं पूरा दिन उन्हें एक अधूरापन लगता था। मानवीय संबंधों की इसी सच्चाई को टोपी शुक्ला पाठ में उजागर करने की कोशिश की गई है। इस संबंध में ना कोई स्वार्थ है और ना कोई व्यापार, बल्कि सिर्फ अपनापन और आत्मीयता है। तो कोई भी संबंध नफा नुकसान स्वार्थ के लिए नहीं बनाया गया था। यह संबंध अपनापन और प्यार के साथ बना हुआ संबंध दिखाया गया है। प्रश्न संख्या 8 है, सच्चा मित्र जीवन की अनुपम निधि होता है। टोपी शुक्ला और इरफान का उदाहरण देते हुए अपने विचार प्रस्तुत कीजिए। हमारे जीवन में जब एक अच्छा मित्र आ जाता है, अच्छा मित्र की परिभाषा क्या होती है? जो हमें सही रास्ते पर ले जाए, जो हमें अपनापन प्यार के साथ हमेशा सही गलत का अंदाजा कराते हुए अपने रिश्ते की पवित्रता को बनाए रखे। क्योंकि देखिए, कोई भी रिश्ता, हम कह रहे हैं, एक जो मित्र होता है वो हमारे सबसे करीब बन जाता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हम बहुत सारी बातों को अपने पेरेंट्स के साथ शेयर नहीं कर पाते। एक हेजिटेशन होती है, एक उम्र का फासला होता है, बहुत बड़ी चीज़ होती है। लेकिन हम मित्र के साथ अपनी सारी बातों को शेयर कर पाते हैं बिना इस डर के कि वो हमें जज करेगा। ठीक है, हमारी बातों को उसके हिसाब से वो हमें जज करने की कोशिश करेगा। और अगर एक ऐसा मित्र है जो हमारी बातों को सुनकर इस चीज़ को बता सके कि हाँ, ये तुमने सही किया, ये गलत किया, या तुमने जो किया है उसमें तुम ये सुधार कर सकते हो, ऐसा मित्र ही सच्चा मित्र होता है। और ऐसा सच्चा मित्र हमारे लिए खजाने के समान होता है, क्योंकि वो हमें आगे आने वाले समय के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। क्योंकि हम जैसे जैसे आगे बढ़ते हैं, बहुत सारे हमारी लाइफ में ऐसे पड़ाव आते हैं जहाँ पर हमें एक ऐसे साथी की ज़रूरत होती है जो हमें सही तरीके से समझ सके और अगर हम कहीं गलत हैं तो हमें समझा सके। तो ये सच्चा मित्र उसी खजाने की तरह है। तो अब आपको बताना है टोपी और इरफान का उदाहरण देते हुए। ठीक है, अब टोपी और इरफान जहाँ अलग अलग मजहब के थे, लेकिन उनके बीच वो मित्रता बहुत अच्छे से कायम थी। वास्तव में सच्चा मित्र जीवन की अनुपम निधि होता है। वह जीवन के हर अच्छे बुरे समय में साथ देता है, भाई अच्छा हो चाहे बुरा हो। ये हमेशा ध्यान रखना, ये नहीं कि अच्छे अच्छे समय में है और बुरे समय में चला जाए, ऐसा नहीं होता। विशेषकर विपत्ति के समय तो वो हमारा सहयोग एवं समर्थन सच्चे दिल से करता है। जब हम बहुत दुखी होते हैं या बहुत परेशान होते हैं तो उस वक्त अगर कोई मित्र हमारे साथ है तो समझ लीजिए वो सच्चा है। टोपी शुक्ला तथा इरफान भी सच्चे मित्र हैं। वे दोनों एक दूसरे को धर्म जाति संप्रदाय आदि से उठकर प्रेम करते हैं। दोनों के बीच मित्रता इतनी गहरी है कि इरफान के चले जाने पर टोपी स्वयं को अत्यंत अकेला महसूस करता है। जब इरफान के पापा का ट्रांसफ़र हो गया तो वो बहुत अकेला हो जाता है, क्योंकि ना घर में उसे अपनापन देने वाला कोई था, ना बाहर उसका कोई दोस्त था, कोई था ही नहीं। तो वो बहुत अकेलापन महसूस करता है। वह इरफान तथा उसकी दादी को हृदय से चाहता है। इसीलिए इरफान के पिता के तबादले के कारण उसके चले जाने पर वह बहुत अधिक मायूस हो जाता है और कसम खाता है कि अब वह ऐसे किसी लड़के से दोस्ती नहीं करेगा जिसके पिताजी की तबादले वाली नौकरी हो। मतलब वो इतना दुखी हो जाता है कि क्योंकि जैसे इरफान गया वैसे मैं किसी से दोस्ती कर लूँ तो फिर वो चला जाएगा, इसलिए जिसकी की भी पिता की ट्रांसफरेबल जॉब होगी वो उस किसी से फ्रेंडशिप करेगा ही नहीं। यह भावना गहरी वेदना से ही उपज सकती है। टोपी का हृदय वेदना से पीड़ित है।
वह हृदय से दुखी है। ऐसे संबंध को ही सच्ची मित्रता कहा जा सकता है। इन दोनों की दोस्ती से सच्ची मित्रता की प्रेरणा ली जा सकती। तो जहां न स्वार्थ था, ना ही किसी तरह का भेदभाव था, तो एक तरीके से इन दोनों की मित्रता में वो अपनापन था जो सही मायने में एक मित्रता में होना चाहिए। खास तौर से जब वो घर पर टोपी की पिटाई होती या कोई उसका साथ ना देता, उस समय इरफान उसे ज़रूर सहारा देता था। तो टोपी का जब भी बुरा वक्त होता, हमेशा इरफान उसके साथ हुआ करता था। प्रश्न संख्या 9 है, टोपी ने यह कसम खाते हुए ऐसा क्यों कहा कि वह ऐसे लड़कों से दोस्ती नहीं करेगा जिनके पिता का तबादला होता रहता है। इरफान जो उसका सबसे परम मित्र था, यानी कि उसके सुख दुख का साथी सिर्फ अकेला एक वो था, और उसकी दादी, उन दोनों के साथ उसका बहुत ही आत्मीय संबंध था, क्योंकि उसे जो प्यार, जो लगाव, जो अपनापन चाहिए था, वो उसे इरफान और इरफान की दादी से मिलता था। तो जब इरफान के पिताजी कलेक्टर थे, उनका ट्रांसफ़र हो गया, वो चले गए, तो साथ में जो है उससे पहले इरफान की दादी का देहांत हो गया था। तो एक आघात तो उसे पहले ही लग चुका था टोपी को, दादी का चले जाने का। अब उसका एकमात्र सहारा इरफान बचा था। अब जब ट्रांसफ़र हुआ तो इरफान भी अपने पिताजी के साथ चला गया। अब उसके पास उसका अकेलापन ही रह गया था। उसके साथ ना कोई साथी था, ना उसके दुख तकलीफ को समझने वाला था, ना उसे प्यार देने वाला था, कोई नहीं था। तो उसके इस अकेलेपन ने उसे इतना आघात पहुंचाया कि उसने अब ये डिसाइड कर लिया कि अब वो किसी ऐसे लड़के से दोस्ती नहीं करेगा जिसके पिता का तबादले वाली जॉब हो। क्योंकि मान लो अगर वो इरफान जैसे ही फिर से कोई दोस्त बना ले और उसके पिता की फिर से ऐसी जॉब हो, तो वो तो फिर चला जाएगा, तो फिर इरफान टोपी कहीं ना कहीं अकेला हो जाएगा, तो वो उसे फिर से वो आघात झेलना पड़ेगा। तो वो उस अकेलेपन को झेलने के लिए तैयार नहीं था, इसलिए वो ये कसम खा लेता है कि वो किसी भी तरीके से ऐसे लड़के से दोस्ती नहीं करेगा जिसके पिता की तबादले वाली नौकरी हो। टोपी और इरफान घनिष्ठ मित्र थे। दोनों एक दूसरे के बिना बिल्कुल अधूरे थे, क्योंकि दोनों एक दूसरे की भावनाओं को बिना कहे समझ लेते थे, एक दूसरे की फीलिंग्स को अच्छी तरह समझते थे। ये दोस्ती बचपन में विकसित हुई थी, जब वो दोनों, भाई बचपन की मतलब क्या है, अभी तो 9th क्लास में थे, लेकिन उससे पहले कई और क्लासेस से पढ़ते हुए चले आ रहे थे साथ में। टोपी तो अपने अजीज दोस्त इरफान के साथ साथ उसके परिवार वालों का भी आत्मीय था। ठीक है, तो सिर्फ ये नहीं था कि इरफान का, उसके घर वाले भी उसे बहुत पसंद करते थे। विशेष रूप से उसकी दादी का, जब वह पूर्वी बोली बोलती तो उसे अपनी माँ की भांति ही दिखाई देती थी। जब टोपी को अकेलापन दूर करने वाले अपने अजीज दोस्त इरफान के जाने का पता चला, जब उसे पता चला कि भाई जॉब ट्रांसफ़र हो गया है, तो वह उदास हो गया। इरफान के जाने का कारण उसके पिता का मुरादाबाद तबादला होना था, यानी कि अब चूंकि वो कलेक्टर थे तो उनका ट्रांसफ़र हो गया, कहाँ, मुरादाबाद हो गया। इरफान की दादी की मृत्यु का घाव अभी भरा नहीं था, क्योंकि इस ट्रांसफ़र से पहले उसकी दादी की मृत्यु हो चुकी थी। तो कहीं ना कहीं उसके अंदर वो एक दर्द, तकलीफ उसके अंदर बनी हुई थी कि भाई दादी गई हैं, तो वो दर्द था ही था। अब इधर ट्रांसफ़र भी हो गया। इसी कारण टोपी ने कसम खाई कि अब वह ऐसे लड़के से दोस्ती नहीं करेगा जिसके पिता का तबादला होता हो, क्योंकि फिर से उसे यही दर्द सहना पड़ेगा। इसलिए अब वो किसी भी ऐसे लड़के से दोस्ती नहीं करेगी जिसकी जॉब ट्रांसफरेबल हो। ठीक है। प्रश्न संख्या 10 है, असफलताएं हमें जीवन में बहुत कुछ सीखने का अवसर देती हैं। अपने जीवन की किसी घटना का उल्लेख करते हुए टोपी शुक्ला पाठ के आधार पर इस कथन की पुष्टि कीजिए। अब देखिए क्या हुआ, अक्सर हमेशा ऐसा तो नहीं होता कि हम जिस भी काम को करें हम उसमें सक्सेस पालें, हम सारी चीज़ों में जीत जाएं, ये पॉसिबल नहीं होता। आप लोगों ने भी बहुत सारे कंपटीशन में, बहुत सारी चीज़ों में आप लोगों ने पार्ट लिया होगा। अक्सर आप लोग हारे भी होंगे, जीते भी होंगे, और आप में से बहुत सारे होंगे जो हमेशा हारे होंगे। तो हारना हमें ये नहीं बताता कि हम गलत हैं, वो ये बताता है कि हमारी कोशिश में या तो कमी है या तो कोई गलती है। तो हारना हमें एक अगला मौका देती है कि हम उस गलती को सुधारें और उस कमी को पूरा करें। तो हमेशा जब कभी भी आप हारो तो निराश नहीं होना,
आप हमेशा ये देखना कि हमसे क्या कमी रह गई या हमसे क्या गलती रह गई, और जो व्यक्ति जीता उसने उस जगह पर गलती नहीं करी होगी, इसलिए वो जीत गया। तो हमेशा जीतने वाले को जेलसी या ईर्ष्या या घृणा की दृष्टि से मत देखिए, उससे सीखने का प्रयत्न कीजिए। इसीलिए कहते हैं विफलताएं हमें सिखाती हैं। अब आपके साथ अगर कोई ऐसी घटना हुई हो तो उसे यहाँ पर आपको लिखना है। चलिए देखते क्या है। ये पूरी तरह सत्य है कि असफलताएं हमें जीवन में बहुत कुछ सीखने का अवसर प्रदान करती हैं। हर घड़ी हम हमेशा नहीं जीतते, याद रखिएगा, हम हारते हैं, और हारने वाली जगहों पर ध्यान दीजिए। असफल होने के बाद व्यक्ति के अंदर कुछ परिवर्तन आता है। जब हम हारते हैं तो क्या होता है, हमारे अंदर परिवर्तन आता है, चेंजेस आते हैं। यही कारण है कि असफल होने के बाद व्यक्ति सफलता प्राप्त करने के लिए दोगुना प्रयास करता है। असफलता की पीड़ा उसे सफलता पाने के प्रयास करते रहने को प्रेरित करती है। मुझे भी याद है, जब मैं 7वीं कक्षा में था तो अपनी कक्षा में मैं अनुत्तीर्ण हो गया, यानी कि हम फेल हो गए, जिसके कारण मेरे सभी दोस्तों एवं पड़ोसियों ने मेरा काफ़ी मजाक उड़ाया। स्थिति इतनी बदतर लगने लगी कि मैंने घर से निकलना भी काफ़ी कम कर दिया। क्या हुआ कि भाई जब सब इस तरीके से मजाक उड़ाएंगे तो जाहिर सी बात है कि हम लोगों को फेस नहीं कर पाएंगे और हम निकलेंगे भी नहीं। अपने दोस्तों के साथ मैं खेलने भी नहीं जाता। इसका परिणाम यह हुआ कि मैं अंतर्मुखी हो गया, यानी कि मैं अपने आप में ही रहता। 4 लोग हमारे सामने आ जाते या मैं उनके पास पहुंच जाता तो हम अनकंफर्टेबल फील करते, हमें नहीं अच्छा लगता। मुझे लोगों के बीच जाना अच्छा नहीं लगता था। एक दिन मेरी माँ ने मुझे बहुत समझाया कि जीवन में आगे बढ़ने की प्रेरणा दी। माँ ने समझाया। मैंने इतनी मेहनत से पढ़ाई की कि अगले वर्ष की परीक्षा में मैं अपनी कक्षा में प्रथम आया। मैंने अपने परिश्रम से मजाक उड़ाने वालों का मुंह बंद कर दिया। इसका सर्वाधिक लाभप्रद परिणाम यह निकला कि अब कोई भी परीक्षा हो, मेरी तैयारी इतनी जबरदस्त रहती है कि हमेशा प्रथम 3 लोगों में मेरा नाम रहता है। वह सिलसिला अभी तक चल रहा है। टोपी शुक्ला कहानी में भी टोपी शुक्ला किसी न किसी कारण से बार बार फेल हो जाता था, लेकिन अंततः वह प्रतिकूल माहौल रहने के बावजूद परिश्रम करके सफल हो जाता है। हम सबको अपनी असफलता से प्रेरणा लेकर सफलता प्राप्त करनी चाहिए और कभी भी जीवन में निराश नहीं होना चाहिए। यानी कि देखिए, हम अगर हारे हैं या असफल हुए हैं तो हमेशा ध्यान रखना कि एक हमें ज़िंदगी मौका और दे रही है कि नहीं, तुम थोड़ी सी और मेहनत करो, इससे बेटर कर सकते हो। तो कभी भी निराश नहीं हो, हारो नहीं, आगे चलते रहो। प्रश्न संख्या 11 है। पढ़ाई में तेज होने पर भी कक्षा में 2 बार फेल हो जाने पर टोपी के साथ घर पर या विद्यालय में जो व्यवहार हुआ उस पर मानवीय मूल्यों की दृष्टि से टिप्पणी कीजिए। अब देखिए क्या है, टोपी पढ़ने में बहुत अच्छा था, ठीक है, हम लोग सभी जानते हैं कि वो अच्छा पढ़ता था जो कहानी में बताया गया है। लेकिन जब इरफान के पिता का ट्रांसफ़र हो गया, इरफान चला गया, उससे पहले इसे एक आघात टोपी को और लगा, वो था दादी का गुजर जाना। दादी गुजर गई, इरफान ट्रांसफ़र होकर चला गया, तो ये 2 आघात तो उसके पास थे ही थे। उसके बाद जैसे तैसे वो अपने आप को समेट कर जब पढ़ने बैठता तो या तो चुन्नी बाबू हैं या उनकी माता जी हैं, दादी हैं, काम के लिए बाहर भेज देते, भाई ये ले आओ, वो कराओ। लौट के आता तो उसकी कॉपी किताबें कहीं ना कहीं फटी होती, उसका छोटा भाई जो है उसको फाड़ देता। तो इस तरीके से वो एक कहते हैं ना कि पढ़ाई के लिए कंसंट्रेशन बहुत ज़रूरी होता है, अपने आप को केंद्रित करना बहुत ज़रूरी होता है, वो नहीं कर पाया, जिसकी वजह से वो फेल हो गया। फिर दूसरी बार क्या हुआ, दूसरी बार उसकी तबीयत खराब हो गई, तब वो फेल हो गया। लेकिन तीसरी बार जैसे तैसे करके वो पास हो गया था। लेकिन वो अच्छा होने के बावजूद 2 बार फेल हुआ और उसके बावजूद उसके घर वालों ने उसके साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया, विद्यालय में टीचर्स उसके साथ अच्छा व्यवहार नहीं कर रहे थे, तो ये गलत था। जब कोई अच्छा पढ़ने वाला बच्चा इस तरीके से अगर कहीं ना कहीं पीछे जा रहा है तो इसका बहुत बड़ा रीज़न हो सकता है। तो टीचर्स के ऊपर, घर वालों के ऊपर ये एक रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है कि उस बच्चे को क्या परेशानी है, उस परेशानी को सुनिए, समझिए, उसका जो मनोबल टूट गया है, मोरल डाउन हो गया है, उसे थोड़ा सा अप कीजिए, उसे प्रेरित कीजिए ताकि वो आगे काम करने के लिए बढ़े।
वो टूटा था, परेशान था, लेकिन उसके बावजूद उसकी इस कंडीशन को कोई भी समझ नहीं रहा था, उल्टा उसका मजाक उड़ा रहा था, जो कि बिल्कुल भी गलत है। ठीक है। टोपी पढ़ाई में काफी तेज था, परंतु उसे पढ़ने के लिए अनुकूल वातावरण नहीं मिल पा रहा था। अनुकूल वातावरण के अभाव में वह एक ही कक्षा में दो बार फेल हो गया। फेल हो जाने के कारण घर एवं विद्यालय में उसके साथ कोई भी अच्छा व्यवहार नहीं कर रहा था कि भाई एक ही कक्षा में कितनी बार पढ़ोगे। इस बात को लेकर टीचर्स भी मजाक उड़ाने लगे थे। अध्यापकों की टिप्पणियां टोपी के लिए अत्यंत पीड़ादायक थी, क्योंकि भाई उसके साथ के जो स्टूडेंट्स थे वो आगे चले गए, जूनियर उसके साथ बैठ रहे थे और टीचर्स उसके ऊपर जो टिप्पणी कर रहे थे उससे उसका मजाक उड़ रहा था, जो उसे बहुत ज़्यादा तकलीफ दे रहा था और उसके मनोबल को तोड़ने का कार्य करती थी। घर पर भी टोपी के साथ व्यवहार अच्छा नहीं था। इन सभी के आधार पर कहा जाना चाहिए कि विद्यालय और घर में टोपी के प्रति होने वाला दोहरा व्यवहार हमारे सामाजिक ढांचे को हिलाकर रख देता है। क्योंकि देखिए यहाँ तो टोपी था ना, टोपी था जहाँ पर उसकी तकलीफ को कोई समझ नहीं रहा था। इसी तरह समाज में भी ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं, सिर्फ पढ़ाई में नहीं, कई अलग अलग क्षेत्रों में हार जाते हैं, परेशान हो जाते हैं। अगर इसी तरीके से समाज का हर व्यक्ति उनका मजाक उड़ाएगा तो ऐसे तो हमारे समाज में ना जाने कितने जो हैं डिप्रेशन वाले मरीज आ जाएंगे कि नहीं आ जाएंगे। तो ये सामाजिक ढांचे के लिए बहुत बड़ा घातक प्रहार है। कोई व्यक्ति टूटा है, परेशान है, तो उसकी परेशानी को दूर करना ये दूसरे मानवों का कार्य हो जाता है, दूसरे मनुष्यों का कार्य हो जाता है। जब कोई व्यक्ति अपने जीवन में असफल होता है तो हमें उसे आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए, परंतु टोपी के साथ ठीक विपरीत व्यवहार हो रहा था, जो मानवीय मूल्यों के विघटन को दर्शाता है। यानी कि एक मानव होते हुए हमें दूसरे मानव के साथ किस तरीके से व्यवहार करना है, ये पूरी तरीके से वहां हमने देखा ही नहीं। हमने उसके साथ एक ऐसा व्यवहार किया जो एक मानव के लिए बिल्कुल भी शोभनीय नहीं है। प्रश्न संख्या 12 है, इफ्फन और टोपी शुक्ला की मित्रता भारतीय समाज के लिए किस प्रकार प्रेरक है? जीवन मूल्यों की दृष्टि से लगभग 150 शब्दों में उत्तर दीजिए। तो ये दीर्घ क्वेश्चन के रूप में आएगा। देखिए, आजकल के समाज में सांप्रदायिकता को लेकर एक बहुत बड़ा सवाल, एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क हमारे समाज पर खड़ा हुआ है। हम अपने अपने धर्मों को लेकर जिस तरीके से दूसरे धर्मों को, हम अपने धर्म का तो बहुत इज्जत करते हैं, बहुत मान सम्मान करते हैं, लेकिन दूसरे धर्मों के ऊपर छीटाकशी करना, उनका मजाक उड़ाना, एक दूसरे से भेदभाव करना, ईर्ष्या रखना, ये चीज़ें जिस तरीके से समाज में पनप रही हैं ये बहुत ही गलत है, क्योंकि ये एक अच्छा एनवायरनमेंट पैदा नहीं कर रही है। ये सांप्रदायिकता को बढ़ावा नहीं देकर असांप्रदायिकता फैला रही है। यहाँ पर इफ्फन और टोपी को अगर हम देखेंगे कि वो दो छोटे बच्चे होते हुए भी वो अलग अलग संप्रदाय के थे, अलग अलग धर्मों के थे, लेकिन उनके बीच बहुत गहरी मित्रता थी। वो एक दूसरे के साथी थे, एक दूसरे पर डिपेंडेंट थे। ठीक है, तो इन दोनों की मित्रता आज के समाज के लोगों को सीख देती है कि हमें भी इसी तरीके से मिलजुल कर अपने धर्म और संप्रदाय को अलग रख कर एक मानवीय जीवन, मानवीय मूल्यों वाला जीवन जीना चाहिए। जीवन जीने का सही तरीका इन बच्चों की मित्रता से हमें सीखना चाहिए। टोपी और इफ्फन बहुत गहरे मित्र थे। टोपी एक हिंदू परिवार से था, जबकि इफ्फन एक मुस्लिम परिवार से था। इसके बावजूद उनकी दोस्ती धर्म और जाति की दीवारों से परे थी। वे एक अटूट बंधन की डोर में बंधे थे। दोनों अपने सुख दुख एक दूसरे से बांटते थे। ठीक है ना भाई, उनको तकलीफ थी, जो भी था वो एक दूसरे से बांटते रहते थे। टोपी इफ्फन के घर भी जाता तथा उसकी दादी से उसे बहुत लगाव भी था। एक बार घर में माँ को अम्मी बोलने पर भाई की शिकायत लगाए। भाई माँ को अम्मी बोल दिया था और भाई चुन्नी बाबू ने भी शिकायत कर दी थी कि भाई टोपी कबाब खाता है, कबाब खाने लगा है। टोपी की जमकर पिटाई होती है, परंतु फिर भी टोपी यह स्वीकार नहीं करता कि वह इफ्फन के घर जाना, वह उससे मिलना छोड़ देगा। सबने कहा कि भाई तुम इस तरीके से एक मुसलमान से दोस्ती कर रहे हो, तुम ब्राह्मण होते हुए
तुम्हें उनसे दोस्ती तोड़नी पड़ेगी, उनके घर जाना छोड़ना पड़ेगा। लेकिन टोपी ने इतनी पिटाई, इतनी सब बातों के बाद भी अपनी दोस्ती को बिल्कुल भी नहीं तोड़ा। यहाँ लेखक ने यह बताने का प्रयास किया है कि बच्चों में आपसी प्रेम का आधार मजहब नहीं था, ठीक है, वो एक दूसरे के मित्र थे, लेकिन यहाँ पर मजहब उन दोनों के बीच कहीं पे भी आड़े नहीं आ रहा था। इफ़न और टोपी शुक्ला की मित्रता भारतीय समाज के लिए प्रेरक है। वर्तमान समय में टोपी और इफ़न जैसी मित्रता सांप्रदायिक भावना, तनाव, झगड़ों को समाप्त करने में उपयोगी सिद्ध होती है। समाज व देश में निर्मित मजहब की दीवारों को तोड़ सकती है। अगर हम इस तरह की मित्रता करें तो हमारे समाज में जिस तरीके से मजहब को लेकर, संप्रदाय को लेकर जो एक वैमनस्य बढ़ रहा है, वो वैमनस्य कहीं ना कहीं हद तक खत्म हो जाएगा तथा आपसी प्रेम और भाईचारे को बढ़ावा दे सकती है। प्रश्न संख्या 13 है, टोपी और इफ़न अलग अलग धर्म और जाति से संबंध रखते थे, पर दोनों एक अटूट रिश्ते में बंधे थे। भाई अलग अलग धर्म जाति से संबंध रख रहे हैं, लेकिन वो दोनों एक ही रिश्ते में बंधे थे और वो थी मित्रता उनके बीच। इस कथन के आलोक में टोपी शुक्ला कहानी पर विचार कीजिए। ये कहानी हमें बहुत कुछ सिखाती है, जहां पर धर्म और जाति को भूलकर जो है आपसी संबंधों पर बल दिया गया, वहीं साथ ही साथ प्रेम के लिए जो है उम्र को भी एक किनारे कर दिया गया। टोपी जो कि बहुत ही छोटा बच्चा था, उसकी दोस्ती हो जाती है दादी से, यानी कि 70 वर्ष की एक महिला से। दोनों के बीच एक मित्रता स्थापित हो जाती है। तो प्रेम के लिए किस तरीके से वो दोनों एक दूसरे के साथ थे, ये चीज बताई गई है, ठीक है। तो ये आपको यहाँ पर लिखना है। टोपी और इफ़न भिन्न भिन्न धर्मों के होते हुए भी जिस तरह स्नेह की डोर में एक दूसरे से बंधे थे, वह मानवीय मूल्यों की दृष्टि से प्रत्येक समाज के लिए अनुकरणीय आदर्श है। आप अगर, हम ये सिर्फ नहीं कह रहे कि भारतीय समाज आज एक ही धर्म आपस में लड़ते हैं, क्योंकि उनमें अलग अलग कैटेगरी है, ठीक है ना, अलग अलग वर्ण हैं उनके अंदर, वो आपस में ही लड़ते रहते हैं। तो भारतीय नहीं, बाहरी भी बहुत सारे ऐसे समाज है जहां पर इस तरीके के ऊंच नीच भेदभाव है। उन्हें भी इन दोनों की मित्रता से काफी कुछ सीखने की जरूरत है। वह मानवीय मूल्यों की दृष्टि से प्रत्येक समाज के लिए अनुकरणीय आदर्श है, यानी कि ऐसा आदर्श जिन्हें सभी को अनुकरण करना चाहिए, सीखना चाहिए। टोपी कट्टर हिंदू परिवार से था, यानी कि वो एक ब्राह्मण परिवार से था, जबकि इफ़न मुसलमान परिवार से जुड़ा था। दोनों के बीच धर्मों की भिन्नता होने के बावजूद टोपी को इफ़न से अत्यधिक अपनापन मिला। जो अपनापन उसे अपने घर से नहीं मिल रहा था, बाहर किसी से नहीं मिल रहा था, उसे वो एक दूसरे धर्म के लड़के से मिला। इस अकेलेपन को दोनों ने आपसी प्रेम एवं सम्मान की भावना को एक दूसरे के लिए बांटकर, साझा कर समाप्त किया। तो दोनों अपनी जो भी प्रॉब्लम होती थी, जो भी होता था, एक दूसरे से बांटते थे, इसीलिए मित्रता थी। दोनों के बीच ना तो धर्म की समानता थी, ना संस्कृति की। इसके बावजूद दोनों के दिलों में एक दूसरे के प्रति अपार प्रेम एवं स्नेह की भावना थी। दोनों एक दूसरे के बिना स्वयं को अकेला महसूस करते थे। अगर भाई ऐसा नहीं था कि इफ़न चला गया तो टोपी अपने आप को अकेला महसूस करा, इफ़न के पिता का तबादला हो जाने के बावजूद वो अपने आप को बहुत ही अकेलापन महसूस करा था, क्योंकि उसका जो कहते हैं ना बचपन की जो मित्रता होती है, जो अपनापन होता है, उसे वो टोपी से मिला था। शायद आगे चल के उसके बहुत सारे मित्र बने, लेकिन उसके बावजूद उसका टोपी से अलग होने का जो एहसास था वो उसे ताउम्र बना रहेगा, ये चीज उसमें बताई गई है। टोपी ने इफ़न के घर जाने के लिए अपने घर पर मार भी खाई थी। उसे मना किया गया था, लेकिन तब भी वो जा रहा था। लेकिन इफ़न से मिलना उसने नहीं छोड़ा। आज के समाज में जो लोग धर्म एवं जाति को बहुत महत्व देते हैं, वे अनिवार्यता मानवता के मूल्यों को नहीं समझते। क्योंकि देखिए, ईश्वर ने पहले मानव को बनाया, धर्म जाति संप्रदाय तो बाद में आए, लेकिन उन्होंने जब मानव को बनाया तो साथ में कुछ, जहां पर उनको क्या कहते हैं ना कि आपको कुछ, जैसे मानव है, सभी जितने भी प्राणी हैं उनमें सबसे उच्च प्राणी है। क्यों? क्योंकि उसके पास सोचने समझने की शक्ति है। तो जब उसे ये एक एडवांटेज दिया तो उसके साथ बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी दी कि तुम्हें हमेशा अपने मानव जाति का ही नहीं,
पशुओं का भी ध्यान रखना, सभी प्राणियों का ध्यान रखना। लेकिन धीरे धीरे उस मनुष्य के अंदर से वो मनुष्यता का भाव गायब होता जा रहा है, जो कि बहुत गलत है। ठीक है, उसके महत्व को आंक नहीं पाते हैं। समाज में मानवीयता टोपी एवं इफ़न जैसे लोगों की वजह से ही कायम है। ऐसे बहुत सारे आपको उदाहरण आज भी समाज में देखने को मिलेंगे, जहां पर आप देखेंगे कि एक मुसलमान है, एक हिंदू है, उसके बावजूद वो लोग बहुत अच्छे मित्र हैं, उनके परिवार के बीच बहुत अच्छी मित्रता है, और इन्हीं से मानव समाज अपना अस्तित्व बनाए हुए हैं। प्रश्न संख्या 14 है, क्या दिया है? जब तो वह डॉक्टर साहब की जमानत जब्त हो गई, तब घर में जरा सन्नाटा हुआ और टोपी ने देखा कि इम्तिहान सिर पर खड़ा है। ठीक है, वह पढ़ाई में जुट गया, परंतु ऐसे वातावरण में क्या कोई पढ़ाई कर सकता था, इसीलिए उसको पास ही हो जाना बहुत था। वह दादी बोली, भगवान नजरबंद से बचाए, रफ्तार अच्छी है, तीसरे बरस तीसरे दर्जे में पास तो हो गए। टोपी ज़हीन होने के बावजूद कक्षा में 2 बार फेल हो गया। जीवन में प्रतिकूल परिस्थितियों से हार मान लेना कहाँ तक उचित है? टोपी जैसे बच्चों के विषय में आपकी क्या राय है? यहाँ पर आपके सामने एक सिनेरियो रखा गया है कि टोपी दादी के गुजर जाने, इफ़न की दादी की गुजर जाने और इफ़न के चले जाने के बाद जो है वो 2 बार 9th क्लास में फेल हो गया। पहली बार जहाँ पर हमने बताया कि उसके पास तो 2 आघात पहले ही थे, उसके बावजूद उसके पिताजी चुनाव में खड़े हुए थे। दूसरे साल, पहले साल में तो उसको पढ़ने का मौका नहीं मिला, चुन्नी बाबू या उसकी माताजी उसे बाहर भेज देती थी काम के लिए। फिर दूसरी बार भी वो तबीयत भी खराब हुई, उसके पिताजी भी चुनाव में खड़े थे, तो घर में एक राजनीतिक माहौल था जिसकी वजह से वो पढ़ नहीं पाता था। तीसरी बार वो पास हुआ, लेकिन दादी ने तब भी उसे एक तंज करते हुए चीज़ कही कि चलो स्पीड अच्छी है, तीसरी बार में तीसरे दर्जे यानी कि 3rd डिवीज़न में तुम पास हो गए। बहुत अच्छा था टोपी पढ़ने में, उसके बावजूद जो है वो 2 बार एक क्लास में फेल हुआ। आपके पास या आसपास ऐसा बच्चा है जो बार बार फेल हो रहा है, उसके विषय में आपकी क्या राय रहेगी? ये चीज़ आपसे पूछी गई है। तो टोपी का केस तो हमें पता है, लेकिन उसके बारे में पूरा विचार भी हमने कर लिया। लेकिन अगर आपके आसपास कोई ऐसा है तो आप उसके बारे में क्या सोचते हैं, ये आपको यहाँ पर लिखना है। टोपी पढ़ाई में काफ़ी तेज था, परंतु उसे पढ़ने के लिए अनुकूल वातावरण नहीं मिल पा रहा था। वातावरण की बात तो हम पहले भी कर चुके हैं कि किस तरीके से उसके घर में जब वो पढ़ने बैठे तो कभी चुन्नी बाबू, तो कभी माँ, कभी दादी कुछ ना कुछ उसे लेने के लिए भेज देते थे। ठीक है, अनुकूल वातावरण के अभाव में वह एक ही कक्षा में 2 बार फेल हो गया। फेल हो जाने के कारण विद्यालय में उसके साथ ही कोई भी अच्छा व्यवहार नहीं कर रहा था। अब चाहे उसके सहपाठी हैं जो उसके साथ पढ़ रहे हैं वो अच्छा व्यवहार नहीं कर रहे थे, क्योंकि भाई वो कहीं ना कहीं एक तो सीनियर था, उस स्कूल क्लास में था और 2 बार बैठ रहा था, तो सब एक तरीके से उसकी इज्जत नहीं कर रहे थे। दूसरा, अध्यापक भी उसको टीजिंग कर रहे थे, एक तरीके से व्यंग्य बाण छोड़ रहे थे, है ना। अध्यापकों की टिप्पणियां टोपी के लिए अत्यंत पीड़ादायक थी और उसके मनोबल को तोड़ने का कार्य करती थी। तो कहीं ना कहीं वो एक हिम्मत बनाता कि मैं अच्छे से पढ़ूंगा, आगे करूंगा, लेकिन उसका वो मनोबल टूट जाता। क्यों? क्योंकि भाई अध्यापक इस तरह की टिप्पणियां कर रहे थे। घर पर भी टोपी के साथ व्यवहार अच्छा नहीं था। इन सभी के आधार पर कहा जाना चाहिए कि विद्यालय और घर में टोपी के प्रति होने वाला दोहरा व्यवहार हमारे सामाजिक ढांचे को हिलाकर रख देता है। देखिए, हम ये नहीं कहते कि हर एक बच्चा होनहार होता है, हर एक बच्चा, क्योंकि हर किसी के अपना एक हुनर होता है। मान लीजिए कोई बच्चा अगर पढ़ने में अच्छा नहीं है तो हो सकता है वो खेलने में, स्पोर्ट्स में बहुत अच्छा हो, चित्रकारी में अच्छा हो, सिंगिंग में अच्छा हो, डांसिंग में अच्छा हो, किसी ना किसी चीज़ में उसका हुनर होगा। ठीक है, अब ये बात होती है कि कभी कुछ बच्चों के हुनर निकल कर आ जाते हैं, कुछ के हुनर निकल के नहीं आते, लेकिन अब उसे सिर्फ एक ही बात के लिए बार बार कहा जाए, उसको पूरी तरीके से टीज किया जाए, तो वो बच्चा अंदर आप में टूटने लगता है। तो ये बिल्कुल भी सही नहीं। हम ये बच्चे की बात नहीं, हम बड़ों के लिए भी कह रहे हैं। अगर इस तरह का व्यवहार हमारे समाज में किसी के साथ भी किया जाता है तो वो गलत है। जब कोई व्यक्ति अपने जीवन में असफल होता है तो हमें उसे आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। ठीक है, परंतु टोपी के साथ ठीक विपरीत व्यवहार हो रहा था, जो मानवीय मूल्यों के विघटन को दर्शाता है। अब हम मानव हैं, तो मानव होते हुए हमेशा दूसरे मानव की मदद करना,
उसको प्रोत्साहित करना ये हमारा फर्ज बनता है। टोपी शुक्ला ने प्रतिकूल परिस्थितियां होने के बावजूद भी हार नहीं मानी और तीसरी बार कक्षा में उत्तीर्ण हो गया। हमें जीवन में आई प्रतिकूल परिस्थितियों से कभी हार नहीं माननी चाहिए और लक्ष्य के प्रति सतत प्रयास करते रहना चाहिए। देखिए, एक तो होता है समाज और परिवार का साथ, जो टोपी को नहीं मिल रहा था, लेकिन उसके बावजूद उसने हिम्मत नहीं हारी और उसने मेहनत करी और आगे बढ़कर उसने उस क्लास में पास होकर दिखाया। तो देखिए, हम ये चीज़ बोलते हैं कि हम सभी के जीवन में ऐसा कभी ऐसा होता ही नहीं है कि हम हमेशा जो है वो जीतते ही जाएं। कभी न कभी ऐसा पल आता है कि हम हो सकता है सिचुएशन से हार मान जाएं, सिचुएशन हमारे अगेंस्ट हो, हम जो चीज़ पाना चाहते हैं या जो अचीव करना चाहते हैं हम नहीं कर पाए, लेकिन उससे डिप्रेस होकर हार मानकर नहीं बैठना चाहिए। हमेशा ये देखिए कि इस कोशिश में क्या कमी रह गई, अगली बार उस कोशिश की खामियों में हटाइए, उन खामियों को डबल जोश के साथ जुटिए और आगे बढ़ते रहिए। प्रश्न संख्या 15 है, बाल मन किसी स्वार्थ या हिसाब से चलायमान नहीं होता। बाल मन, बच्चों के मन को कोई हिसाब किताब, कोई अच्छी बुरी कुछ नहीं, बच्चों का जो मन होता है वो उस हिसाब से करते हैं। ठीक है। बचपन प्रेम के रिश्ते के अतिरिक्त किसी और रिश्ते को कबूल नहीं करता। टोपी शुक्ला पाठ में टोपी अपने परिवार के एक सदस्य को बदलने की बात करता है। उसकी सोच के आधार पर उसकी मनोदशा का वर्णन कीजिए। देखिए, बच्चा क्या होता है, बच्चा सिर्फ प्यार देखता है, उसे कहाँ से प्यार मिल रहा है, उसे जिधर से प्यार मिलता है वो उसी तरीके मुड़ जाता है। वो ये नहीं देखता कि ये मेरा सगा है, मेरा सौतेला है, मेरा करीबी है, मेरा क्या रिश्ता है, उससे किसी से कोई मतलब नहीं है। बच्चे को जिस तरफ से प्यार मिलेगा, अपनापन मिलेगा, बच्चा उस तरफ जाएगा। अब इस पूरी कहानी में हमने देखा कि टोपी का भरा पूरा परिवार है, उसके 2 भाई हैं, माँ हैं, पिताजी हैं, दादी हैं, घर में धन दौलत भी है, नौकर चाकर भी हैं, सब कुछ है, लेकिन उसको जो चीज़ की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, प्यार और अपनापन, वो उसके घर में उसे नहीं मिलता है। जिसकी तलाश के लिए वो बाहर रहता है और उसे वो प्यार मिलता है इफ़न और इफ़न की दादी से मिलता है। 2 लोगों से मिलता है और उन दोनों से वो बहुत करीब हो जाता है। इफ़न की दादी की अगर बात करें तो वो उनके साथ इतना करीबी प्यार महसूस करता है कि एक स्टेज ऐसा आता है कि एक स्टेज पे वो अपनी दादी को इफ़न की दादी से बदलने की बात करता है। ठीक है, वो ये बोलता है कि तुम्हारी दादी मैं ले लेता हूँ, मेरी दादी तुम ले लो, इफ़न से ये बात कहता है, जबकि पॉसिबल, प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, लेकिन तब भी कहता है। और फिर एक तरफ ये भी आता है, जब इफ़न की दादी की मृत्यु हो जाती है, उनका निधन हो जाता है, तब भी टोपी कहता है कि तुम्हारी दादी की जगह मेरी दादी मर गई होती। तो यहाँ पर ये बात बताई जा रही है, सिंपल सी बात है कि बच्चा यहाँ किस व्यक्ति के साथ क्या रिश्ता है, कि वो उसकी अपनी दादी है, वो उसके लिए बात कर रहा है, उसे मतलब नहीं, वो दूसरे की दादी इफ़न है, लेकिन उसे उससे प्यार बहुत मिल रहा है, तो उससे ज़्यादा करीबीपन है, तो इसीलिए वो दादी बदलने की बात भी बोलता है। और इवन मरती है जब इफ़न की दादी, तो बोलता है कि तुम्हारी दादी जगह मेरी दादी मर गई होती तो ज़्यादा ठीक होता। तो इससे सीधे सीधे ये पता चलता है कि बच्चा सिर्फ और सिर्फ प्यार और अपनापन चाहता है, वो जहां से इसको देखेगा वो उसी तरफ मुड़ेगा। टोपी की दादी का स्वभाव अच्छा नहीं था, वह हमेशा टोपी को डांटती रहती थी, वह कभी भी उससे प्यार से बात नहीं करती थी। टोपी की दादी परंपरावादी कट्टर हिंदू थी, यानी कि हर एक चीज बिल्कुल सही तरीके से एकदम परफेक्ट होनी चाहिए, ऐसी। दूसरी ओर इफ़न की दादी बहुत नरम स्वभाव की थी, जो बच्चों पर क्रोध नहीं करती थी। तो अब देखो यहाँ पर अपनापन कहाँ था, इफ़न की दादी के स्वभाव में, बहुत ही सॉफ्ट थी, बच्चों का स्वभाव जानती थी, उनसे प्यार करना, उनसे बातें करना, ये सारा वो करती थी। वह टोपी से भी बहुत प्यार करती थी। इसी स्नेह के कारण टोपी इफ़न से अपनी दादी को बदलने की बात कहता है। अब उसे अपनी दादी पसंद नहीं है, क्योंकि हर समय डांटती रहती हैं, रूल्स एंड रेगुलेशंस लगाती रहती हैं, तो नहीं पसंद, तो वो कहता है कि हम दोनों अपनी दादी बदल लेते हैं। इससे टोपी की मनोदशा का बोध होता है कि वह प्रेम का भूखा था, परंपराओं और धर्म जाति के बंधन में नहीं बंधना चाहता। अगर वो नफा नुकसान सांसारिक चीजें देखता तो शायद वो बोलता कि भाई ये दूसरे धर्म का है, मैं उससे क्यों बात करूं, है कि नहीं। उसने ये सारी चीजें नहीं देखी, उसने क्या देखा कि दादी उसे प्यार कर रही है,
इसीलिए उसने बदलने की, तो प्यार उसे चाहिए था। अपनेपन की राह में जाति, धर्म और उम्र आड़े नहीं आ सकता। अब प्यार कहीं पे भी मिलेगा, आप उम्र ले लो, दादी उम्र में कितनी बड़ी थी, लेकिन तब भी उम्र नहीं, जाति नहीं, पात नहीं, कुछ भी, किसी चीज से कोई मतलब नहीं था। प्रश्न संख्या 16 है, उस पर सितम यह हुआ कि कमजोर लड़कों को मास्टर जी समझाते तो उसकी मिसाल देते। मास्टर जी की इस प्रतिक्रिया से बालभद्र के मन पर क्या प्रभाव पड़ता होगा, अपने विचार व्यक्त कीजिए। ओके, यहाँ पर क्या है मैं बताती हूँ। जब टोपी फेल हो गया, टोपी मतलब बलभद्र शुक्ल, बालभद्र शुक्ल, टोपी शुक्ला है ना, तो वही बालभद्र शुक्ल उसका नाम था। टोपी इसमें ना उसका एक्चुअल नाम बालभद्र शुक्ल था। तो यहाँ पर क्या हुआ कि जब टोपी 2 बार एक ही क्लास में फेल हो गया, तो वो क्या करते थे, कमजोर लड़कों को मास्टर जी समझाते और उसकी मिसाल देते। अब मान लीजिए जैसे टोपी जब 9th क्लास में था, वो फेल हो गया, तो उसके साथ वाले बच्चे तो आगे 10th में चले गए और 8th वाले बच्चे क्या हुए, 9th में आ गए। अब 8th के जो बच्चे 9th में आए, और टोपी भी उसी क्लास में है, 9th में है, तो 8th में जो बच्चे आए उनमें कुछ बच्चे कमज़ोर रहे होंगे। तो हमेशा बच्चे जो मास्टर साहब थे वो 8th क्लास से आए उन कमज़ोर बच्चों को टोपी की मिसाल देते थे कि देखो अगर तुम नहीं पढ़ोगे तो इसी तरीके से इसी क्लास में रह जाओगे जैसे कि ये बालभद्र रह गया है। तो इस तरीके से टोपी का एग्जाम्पल दिया जाता था और टोपी के मनोबल को बहुत पीड़ा पहुंचाई जाती थी। ये मिसाल उसके लिए बहुत तकलीफ देह होती थी। तो अब आपको बताना है कि इससे टोपी के मन पर क्या प्रभाव पड़ता होगा। तो ये तो बताया पाठ में कि इससे उसको बहुत तकलीफ होती होगी, लेकिन आप इस बारे में क्या सोच रहे हैं? आपके साथ कभी ऐसा हुआ या आप किसी और के साथ ऐसा होते देखते हो? तो अब आपको बताना है कि टोपी की सिचुएशन आपको अच्छे तरीके से पता है, अब उस बच्चे पे क्या बीतती होगी आपको ये बताना है, ठीक है। शिक्षा का उद्देश्य छात्रों के संपूर्ण विकास से जुड़ा होता है। सिर्फ जो किताबों में है वो बताने से मतलब नहीं होता। बच्चा अच्छा व्यवहार करे, सबका सम्मान करे, आगे बढ़े, ये सारा सर्वांगीण विकास जिसको बोलते हैं, सर्वांगीण हर तरफ से एक बच्चे का विकास करवाना एक विद्यालय का कार्य होता है। और विद्यालय में ये रिस्पॉन्सिबिलिटी वहाँ के शिक्षकों के ऊपर होती है। अन्य छात्रों एवं अध्यापकों का दायित्व उनके विकास में सहायता करना होता है, ना कि बाधा उत्पन्न होना चाहिए। यानी कि चाहे स्टूडेंट्स हो, अब देखिए स्टूडेंट्स किस तरीके से व्यवहार करेंगे, कैसे अपने फ्रेंड्स के साथ उनका बिहेवियर रहेगा, ये बहुत हद तक एक टीचर पे डिपेंड करता है। तो बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी एक टीचर के पास होती है कि वो तो स्टूडेंट्स के साथ अच्छा व्यवहार करे, उनका मोरल अप करे, साथ ही साथ ये भी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि एक छात्र दूसरे छात्र के साथ भी अच्छा व्यवहार करे। तो इससे सभी के अंदर एक अच्छी आदत डेवलप होती है, अच्छे तरीके से व्यवहार करने की आदत होती है। तो ये एक शिक्षक के ऊपर बहुत बड़ा जो होता है वो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। कक्षा में एक शिक्षक को अपने दायित्वों का ज्ञान होना अनिवार्य है कि भाई उसका कार्य क्या है, वो क्या करना है, उसे इस बारे में अच्छा पता होना चाहिए। वह अनुत्तीर्ण छात्रों को भावनात्मक और मानसिक ठेस ना पहुंचाकर उनका सर्वांगीण विकास करके उनकी सहायता का मार्ग प्रशस्त करे। ये नहीं है कि वो कमज़ोर छात्र हैं तो उनको टीस कर रहा है, उनके ऊपर ऐसी टिप्पणियां कर रहा है कि वो बेचारा सबके सामने शर्मिंदा हो रहा है, उसका मोरल डाउन हो रहा है। ऐसा कोई भी टिप्पणी नहीं करनी चाहिए। ऐसे करो कि भाई सर्वांगीण विकास करो। जैसे अब इस जगह जो सिचुएशन है टोपी के साथ थी कि टोपी उस क्लास में फेल हो गया था, 8th क्लास के बच्चे आए थे, तो इस जगह पर वो ये बोलते कि भाई सभी बच्चे क्या कहते ऐसे वो बोलता कि भाई टोपी बलभद्र जो है वो इस बार किसी सिचुएशंस के कारण उसका अच्छा परफॉर्म नहीं हो पाया, लेकिन वो पढ़ने में बहुत अच्छा छात्र है। आप सभी इस क्लास में आए हैं 8th क्लास में, आप सभी के पास बहुत अच्छा मौका है कि आप बलभद्र से बहुत सारी चीज़ों को सीख सकते हैं, अपने सिलेबस के बारे में जान सकते हैं। आपको बलभद्र आपको बहुत ज़्यादा आपकी हेल्प करेगा। तो इस तरीके से अगर वो बलभद्र को उन सभी बच्चों के सामने एक ऐसे प्रेजेंट करता तो जो टोपी है वो भी थोड़ा इंकरेज होता, अच्छे से पढ़ता, अपने बाकी सारे छात्रों की मदद भी करता, है ना। तो
अब वो फेल हो गया, उसके पीछे का कारण जाने बिना शिक्षकों का इस तरीके से उसको टिप्पणी करना बहुत गलत था। बालभद्र के मन पर शिक्षकों के द्वारा किया गया व्यंग हानिकारक प्रभाव छोड़ता है, बहुत नुकसान है। वह मानसिक रूप से तनाव महसूस करने लगता है तथा उसका मनोबल टूटने लगता है। वह स्वयं को हीन भावना से देखने लगता है, यद्यपि यह उसके लिए सही नहीं है। कमजोर लड़कों को समझाते समय बार बार टोपी की मिसाल देना सही नहीं, बल्कि मास्टर जी को स्वयं टोपी से बात कर उसकी समस्याएं सुननी चाहिए कि बेटा तुम्हें क्या प्रॉब्लम है, तुम पढ़ने में इतने अच्छे थे, ऐसा क्यों हुआ, इस तरीके से बात करनी चाहिए थी। उसका निदान, उसकी परेशानी का निदान यानी कि उसकी प्रॉब्लम को सॉल्व करना चाहिए था, ताकि भविष्य में यह वह भी उत्तीर्ण होकर अपना सुनहरा भविष्य संवार सके। तो एक शिक्षक की ये बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, जो काम वहां पर शिक्षकों ने नहीं किया। प्रश्न संख्या 17 है, टोपी ने इफ़न की दादी से अपनी दादी बदलने की बात क्यों कही होगी? इससे बाल मन की किस विशेषता का पता चलता है? अथवा क्वेश्चन अलग अलग है, आंसर एक ही चीज पूछी जा रही है। नेक्स्ट देखिए क्या है, टोपी ने इफ़न से दादी बदलने की बात क्यों कही? इफ़न ने दादी ना बदलने के क्या कारण बताए? क्या वे कारण सही थे? टोपी शुक्ला पाठ के आधार पर उत्तर दीजिए। तो देखिए, इफ़न ने सिर्फ टोपी ने इफ़न से सिर्फ अपनी दादी बदलने की बात इसलिए कही क्योंकि टोपी को भी कहीं ना कहीं अपने परिवार में एक ऐसा व्यक्ति चाहिए था जो उसे प्यार करे, उसे समझे। वो अपनेपन और प्यार की भूख के कारण ही वो उसने ये चीज़ डिसीजन लिया होगा। लेकिन इफ़न भाई अपनी दादी क्यों बदल देता? उसने अपनी दादी बदलने के लिए मना कर दिया था, है ना। टोपी को इफ़न की दादी से अत्यधिक प्यार मिला था, जो वो अपने घर में, अपने परिवार में अपनी दादी से चाहता था, वो उसे नहीं मिल रहा था। लेकिन उसे मिला कहाँ? वो इफ़न की दादी से। टोपी को उनके पास रहना अच्छा लगता था। दादी की भाषा, उनका भोलापन उसे अच्छा लगता था। टोपी को अपनी दादी से नफरत थी, क्योंकि वो बात बात पे डांटना, टोकना और क्या कहते हैं, ऐसी ऐसी बातें कहना जिसकी वजह से उसे पिटाई लग जाया करती थी। उसकी दादी अपने आप को अच्छे रूप में पेश करने के लिए टोपी की भाषा को गंवारों की बोली कहती थी तथा तमाम अवसरों पर टोपी की उपेक्षा करती थी। टोपी ने दादी का असली रूप इफ़न की दादी में देखा, यानी कि दादी कैसी होती हैं, प्यार भरी होती हैं, सब कुछ होता है। ये रूप उसने कहाँ देखा? उसने ये रूप इफ़न की दादी में देखा। इसीलिए उसने इफ़न के सामने दादी बदलने की बात कही। यह बच्चों के भोलेपन का सुंदर नमूना है कि भाई बच्चे कितने भोले होते हैं, जो पॉसिबल नहीं है वो बात भी किए जाते हैं, तथा प्रेम की चाहत का स्वाभाविक चित्रण भी है। इससे बाल मन की इस विशेषता का पता चलता है कि बच्चों का मन अत्यंत भोला एवं निश्चल होता है। बाल मन को केवल हृदय की सच्ची भावनाओं और प्यार के बंधनों से ही बांधा जा सकता है। वह भाषा, जाति, धर्म एवं आयु के बंधन से परे होते हैं। आप कोई भी भाषा कहिए, कुछ भी कहिए, तो उससे कोई मतलब नहीं होता। प्यार एक होना चाहिए। प्यार है तो कोई दूसरी भाषा भी है तो आप आसानी से वो सारी बातें समझ सकते हैं। प्रश्न संख्या 18 है, मित्रता और आत्मीयता जाति व भाषा के बंधनों से परे होते हैं। टोपी शुक्ला पाठ के आधार पर अपने विचार व्यक्त करिए। मित्रता की अगर हम बात करते हैं तो टोपी और इफ़न की बात करते हैं। दोनों अलग अलग धर्मों के हैं, अलग अलग जातियों के हैं, लेकिन तब भी उन दोनों के बीच में जो मित्रता है, प्यार है, लगाव है, वो इन सब के परे है, जहां पर जाति, धर्म कोई मायने नहीं रखता। आत्मीयता की बात करें तो हम इफ़न की दादी और टोपी की बात कर सकते हैं कि टोपी ने यहाँ देखा, उसे आत्मीयता, अपनापन, प्यार जो उसे अपने घर में नहीं मिल रहा था वो इफ़न की दादी से मिला, वो उनसे ज़्यादा करीब हो गया। तो इस तरीके से ना आयु देखी, ना ही यहाँ पर धर्म था, ना जातीय भेदभाव था। इन सभी के परे होती है मित्रता और आत्मीयता। ये जहां पर भी मिलता है, बच्चा हो या बड़ा हो, वो उस तरफ खिंचा हुआ चला जाता है। टोपी और इफ़न की दादी भिन्न भिन्न धर्मों के होते हुए भी जिस तरह स्नेह की डोर में एक दूसरे से बंधे थे, वह मानवीय मूल्यों की दृष्टि से प्रत्येक समाज के लिए अनुकरणीय आदर्श बन सकते हैं। किसी भी समाज में आप चले जाइए, क्योंकि कोई भी समाज हो, वहां पर आप धर्म या जाति को लेकर कोई ना कोई भेदभाव होता ही रहता है।
तो हम ये सिर्फ भारत की बात नहीं करेंगे, भारत के बाहर भी बहुत सारे ऐसे देश हैं जहां पर धर्म, जाति, काला गोरा इन सब को लेकर लड़ाई झगड़े चलते ही रहते हैं अपने अपने लेवल पे। ठीक है, एक ही धर्म होगा, उसके अंदर ना जाने कितने वर्ग होंगे, उनमें भी आपस में लड़ाइयां होती रहती हैं। तो इस तरीके से ये संसार के सभी समाजों के लिए एक बहुत अच्छा आदर्श है कि हमें प्यार से रहना है, आत्मीयता, अपनेपन से रहना है। ये धर्म जाति कोई मायने नहीं रखती। टोपी कट्टर हिंदू परिवार से था, जबकि इरफान की दादी मुसलमान परिवार से जुड़ी थी। दोनों के बीच धर्मों की भिन्नता होने के बावजूद टोपी को इरफान की दादी से अत्यधिक अपनापन मिलता था। अब दूसरे धर्म का है तब भी है, लेकिन उसे अपना इतना अपनापन मिलता था कि वो हमेशा ज्यादातर जब भी इरफान के घर जाए सीधे दादी के पास पहुंच जाता था। इस अकेलेपन को दोनों ने आपसी प्रेम एवं सम्मान की भावना को एक दूसरे के लिए बांटकर साझा कर समाप्त किया। ठीक है, तो यहाँ पर एक दूसरे बांटा सब किया, और जो भेदभाव था वो वहां पर कोई मतलब नहीं था, जाति धर्म का मतलब नहीं था। दोनों के बीच ना तो धर्म की समानता थी, ना संस्कृति की, और ना ही उम्र की। दोनों के बीच किसी तरह की समानता नहीं थी। इसके बावजूद दोनों के दिलों में एक दूसरे के प्रति अपार प्रेम एवं स्नेह की भावना थी। दोनों एक दूसरे के बिना स्वयं को अकेला महसूस करते थे। तो यहाँ पर बताया गया कि ये मित्रता आपस में कितनी ज्यादा घनिष्ठ थी। टोपी ने इरफान के घर जाने के लिए अपने घर पर मार भी खाई थी। उसको मना किया गया था, मारा गया था कि तुम उसके घर नहीं जाओगे, वो एक मुसलमान है, लेकिन उसके बावजूद वो जाता है। लेकिन इरफान की दादी से मिलना उसने नहीं छोड़ा। आज के समाज में जो लोग धर्म एवं जाति को बहुत महत्व देते हैं, वे अनिवार्यतः मानवता के मूल्यों को नहीं समझते कि भाई मानवता क्या कहती है, वो इस चीज को नहीं समझ पाते हैं, उनके महत्व को आंक नहीं पाते। समाज में मानवीयता टोपी एवं इरफान की दादी जैसे लोगों की वजह से ही कायम है, और इन्हीं से मानव समाज अपना अस्तित्व बनाए हुए। तो हम ये कह रहे हैं कि समाज में सिर्फ कट्टरता है, ऐसा नहीं। ये समाज टिका ही इसलिए है क्योंकि इस तरह के समान भाव के लोग आज भी मौजूद हैं। तभी ये समाज सुचारू रूप से चल रहा है, आगे बढ़ रहा है। तभी लोगों में आपसी प्रेम बना हुआ है बिना किसी भेदभाव के। तो ये था हमारा टोपी शुक्ला पाठ, जो कि हमारे क्लास 10th हिंदी कोर्स बी की हमारी बुक जो है आपकी संचयन भाग 2 का था। अब इसी के साथ हमारी इन दोनों बुक्स का एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चंस खत्म हो गए। अब क्वेश्चन ये आता है कि मैम अब आप क्या करेंगे? अब हम कराने वाले हैं बोर्ड एग्जामिनेशन की प्रैक्टिस। तो क्वेश्चंस की प्रैक्टिस दोनों बुक की हो चुकी है, अच्छे से हमने करा दी, लेकिन अभी हमारे पास रचनात्मक लेखन और व्याकरण, इन दोनों की प्रैक्टिस बची है, हमें ये प्रैक्टिस करवानी है। तो अब जो नेक्स्ट वीडियो देंगे उसमें हम शुरू करा रहे हैं अपने रचनात्मक लेखन की प्रैक्टिस। बहुत अच्छे से ये प्रैक्टिस करिएगा, जो आपको बहुत सारे मैं यहाँ पर प्रैक्टिस क्वेश्चंस आपको करवाऊंगी, जिनके जरिए आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो जाएगी। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं प्रैक्टिस सेशन में आपसे। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।